नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि दिल्ली को रोज 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई करनी होगी। 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सिर्फ एक बार देने से नहीं होगा। दिल्ली सरकार ने कोर्ट में कहा कि सुबह 9 बजे तक दिल्ली को 89 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ही मिली है, 16 मीट्रिक टन रास्ते में है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि आपको 700 मीट्रिक टन रोज ऑक्सीजन दिल्ली को देना होगा। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि यह केवल मेरे विचार नहीं है, यह बेंच का मानना है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि कृपया हमें ऐसी स्थिति में ना ले जाएं जहां हमें सरकार के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी पड़े। वहीं जस्टिस शाह ने कहा कि हमने कल भी साफ किया था कि आपको दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन हर रोज सप्लाई करनी होगी। जब तक ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर अगला आदेश नहीं आता है तब तक फिलहाल हर रोज 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई हर हाल में दिल्ली सरकार को करनी होगी। और दिल्ली से हमारे सहयोगी सुशील इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, और क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में? कर्नाटक के एक मामले पर सुनवाई हो रही थी और उसी सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार, जैसा अभी आप बता भी रहे थे, दिल्ली सरकार की तरफ से यह मेंशन किया गया कि राजधानी दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी 700 मीट्रिक टन नहीं दिया गया है ऑक्सीजन, जिस पर एक बार फिर से केंद्र सरकार पर सुप्रीम कोर्ट भड़क गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार हमें मजबूर ना करे कि हम सरकार को लेकर कोई अहम और महत्वपूर्ण आदेश जारी करें। सबसे महत्वपूर्ण बात इस मामले में यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह स्पष्ट कर दिया है कि राजधानी दिल्ली में 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन रोज देना है। बावजूद इसके केंद्र सरकार की तरफ से ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में कोई भी पूर्ति नहीं हो पा रही है, जिस पर दिल्ली सरकार की तरफ से आज सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया। वहीं कर्नाटक के एक मामले में भी सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई थी अमित की, वहां पर भी फिलहाल 1600 मीट्रिक टन की आवश्यकता है, लेकिन वहां पर वो केंद्र सरकार के द्वारा फिलहाल उतनी मात्रा में ऑक्सीजन नहीं दिया जा रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वो तमाम राज्यों में ऑक्सीजन की सप्लाई को सुनिश्चित करें और ये प्राथमिकता कहीं ना कहीं सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर ही है। केंद्र सरकार ये कह रही है कि हमें मजबूर नहीं करें, क्योंकि साफ तौर से हमारे पास जो ऑक्सीजन की उपलब्धता है, अगर हाईकोर्ट्स ऐसे आदेश देंगे और ऑक्सीजन की सप्लाई हम उन तमाम राज्यों में ऐसे करेंगे तो हमारे पास ऑक्सीजन की कमी होगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई और ये कहा कि बफर ऑक्सीजन रखने की जिम्मेदारी आपकी है और तमाम राज्यों को ऑक्सीजन सुनिश्चित कराना ये भी जिम्मेदारी आपकी है और इसीलिए आप अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते। तो अब साफ तौर से कहीं ना कहीं तीसरी लहर की जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कल चिंता जाहिर की थी, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आड़े हाथ लिया और कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की सप्लाई तमाम राज्यों में ठीक प्रकार से ना करने पर आज एक बार फिर से नाराजगी जाहिर की सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन केंद्र बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। हर तरफ कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके कुछ लोग समझने को तैयार नहीं हैं। हम आपको मथुरा के घिया मंडी और चौक बाजार क्षेत्र की तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देखिए यहाँ कितनी भीड़ है, कई लोगों के चेहरे पर मास्क तक नहीं है। आज जो यूपी सहित देश में हालात बने हुए हैं, ऐसी तस्वीरें ऐसे हालात में डरा रही हैं। मथुरा की तस्वीरें देखिए आप, घोर लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है। जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगी आपको लोग ही लोग दिखाई पड़ेंगे। दुकान के भीतर लोग भरे पड़े हैं, बाजारों में देखिए किस कदर लोग चहलकदमी करते हुए नजर आ रहे हैं। और इन सब के बीच हैरानी की बात यह है कि लोगों ने ना तो मास्क लगा रखा है और ना ही 2 गज की दूरी का लोग ख्याल रख रहे हैं। मथुरा से हमारे सहयोगी नितिन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नितिन, ये तस्वीरें डराने वाली हैं। मथुरा से जो तस्वीरें आ रही हैं वो बता रही हैं कि लोगों में कोई डर नहीं है कोरोना को लेकर। उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि उनके ऐसा करने से वो अपनी जान को भी खतरे में डाल रहे हैं और दूसरों की जान को भी। जी देखिए, जो तस्वीरें हैं वो हकीकत है और यही तस्वीर अगर हम बात करें तो कमोवेश पूरे शहर की हैं। लेकिन ये जो इलाका है घिया मंडी इलाका है, ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है, शहर के बीच का इलाका है। तो यहाँ पर जो तस्वीरें जो आई हैं वो काफ़ी भयावह हैं। लोग खरीदारी में लगे हुए हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि तस्वीरों में जो लोग बाग हैं उन्होंने शटर गिरा रखी है और शटर के अंदर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो वहाँ पर दुकानदारी में खरीदारी में व्यस्त हैं। जबकि जो मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से आदेश है कि जो जरूरी वस्तु हैं वही दुकानें खुलेंगी और
जिसके चलते जो है उसी की आड़ में जो लोग बाग हैं वो सब दुकानें खोल रहे हैं, लेकिन पुलिस जिसको सख्ती बरतनी चाहिए वो वहाँ से नज़ारत रहती है और उसी का जो परिणाम है कि बाज़ारों में लोग खुलेआम घूम रहे हैं और कोरोना संक्रमण को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नितिन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। डराने वाली तस्वीरें हैं, समझ नहीं आ रहा कि लोगों के बात क्यों नहीं समझ आ रही है कि उनके ऐसा करने से संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। वो न सिर्फ खुद को खतरे में डाल रहे हैं बल्कि अपने आसपास के तमाम लोगों की ज़िंदगी भी वो खतरे में डाल रहे हैं। कानपुर में भी कल गोविंदपुर सब्जी मंडियों में भीड़ की तस्वीरें सामने आई थीं। यहां भी लोग कोरोना कर्फ्यू का पालन करते हुए नजर नहीं आए। हालांकि न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की और सब्जी मंडियों को बंद करवा दिया गया। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर कल की है, सब्जी मंडी में भारी भीड़ देखने को मिल रही थी। हमने इन तस्वीरों को दिखाया, खबर को प्रमुखता से चलाया। उसका असर ये हुआ कि प्रशासन ने उसका संज्ञान लिया और आज दुकानों को बंद करवा दिया गया। कानपुर में एक बार फिर न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। यहाँ पर 13 ब्लॉक पे स्थित सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी। लगातार पास में खड़े होकर के सब्जी वाले सब्जी बेच रहे थे। इसके अलावा जो यहाँ पर खरीदार पहुँच रहे थे वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे और यहाँ से जिम्मेदार नदारत थे, जिसकी खबर दिखाने के बाद प्रशासन ने मामले का संज्ञान लिया और आज सब्जी मंडी को यहाँ से हटा दिया गया है। जो दुकानदार हैं उनको साफ हिदायत दी गई है कि जब तक आंशिक लॉकडाउन लागू रहता है तब तक यहाँ पर सब्जी मंडी नहीं लगाई जाएगी और अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर सब्जी बेचता हुआ नजर आता है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले यहाँ के जिम्मेदार लोग बेपरवाह बने हुए थे और लगातार यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ रही थी और इसके वजह से कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा था। ऐसे में न्यूज़ 18 ने यह मुद्दा उठाया और इसके बाद प्रशासन ने मामले का संज्ञान लिया और कार्रवाई करते हुए यहाँ पर सुनिश्चित किया कि मंडी न लगने पाए। साथ ही साथ यहाँ के दुकानदार जो हैं उनको साफ हिदायत दी गई है कि अगर वो यहाँ पर मंडी लगाते हैं तो उनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। श्याम तिवारी, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, कानपुर। उधर मेरठ में कोरोना कर्फ्यू का कितना पालन हो रहा है और मेरठ में कोरोना का क्या हाल है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता निखिल अग्रवाल। 2 दिन से ऑक्सीजन में राहत है। अभी तक ऑक्सीजन खत्म होने का दौर अस्पतालों में चल रहा था, लेकिन अब अस्पतालों को भरपूर ऑक्सीजन मिल रही है। लोग होम आइसोलेशन में हैं उनको भी ऑक्सीजन दी जा रही है। तो ये एक बड़ी राहत, बड़ी खबर है। लेकिन न्यूज़ 18 लगातार यही अपील कर रहा है कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सरकार के साथ साथ आप भी आंदोलन में भागीदार बनिए, तभी जीती जा सकती है कोरोना से जंग। कैमरामैन किशन सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, पूर्व मंत्री पंडित सिंह का निधन हो गया है। एसपी नेता विनोद उर्फ पंडित सिंह का निधन हो गया है। कोरोना के चलते पंडित सिंह का निधन हो गया है। कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे, उनका इलाज चल रहा था। गोंडा के नवाबगंज के रहने वाले थे और इलाज के दौरान ही समाजवादी पार्टी के नेता पंडित सिंह का निधन हो गया है। एसपी सरकार में मंत्री भी थे। कोरोना के चलते हॉस्पिटल में उनको भर्ती करवाया गया था। कई दिनों से उनका इलाज चल रहा था और अब से थोड़ी देर पहले जानकारी सामने आई है कि कोरोना संक्रमण के चलते उनका निधन हो गया है। हमारे सहयोगी देवमणि हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। देवमणि, क्या जानकारी है आपके पास पंडित सिंह के निधन के बारे में? देखिए, समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं विनोद कुमार उर्फ पंडित सिंह। ये पिछले 20 दिनों पहले कोरोना संक्रमण जब ये कोरोना की दूसरी लहर आई थी उसी समय ये संक्रमित हुए थे। लखनऊ के मिडलैंड हॉस्पिटल में इनका इलाज चल रहा था। हालांकि पिछले दिनों से काफी मशक्कत की डॉक्टरों ने भी और चेन्नई से डॉक्टरों ने आकर इनके फेफड़े का भी ऑपरेशन किया था और ट्रांसप्लांट भी किया था। लेकिन आज दोपहर 2 बजे ये खबर आई अचानक कि कोरोना संक्रमण के चलते इनको बचाया नहीं जा सका और उनकी मौत हो गई है। ये नवाबगंज के बल्लीपुर के रहने वाले हैं और बताया ये भी जा रहा है, इनके करीबी ये कह रहे हैं कि इनका अंतिम संस्कार बल्लीपुर इनके पैतृक आवास पर ही होगा और 2 बजे के आसपास इनकी मौत हुई है। सपा खेमे में शोक की लहर है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी शोक व्यक्त किया है और सपा के तमाम जो बड़े नेता हैं और ये भी माना जा रहा है कि चूंकि ये काफी लोकप्रिय नेता थे और सभी पार्टियों में इनकी पैठ थी, सारे और भी अन्य दल, राजनीतिक दल जो थे उनसे भी इनके तमाम संबंध थे, उन लोगों ने भी शोक व्यक्त किया है और बताया ये जा रहा है कि उनको कुछ ही देर में 1 घंटे के आसपास उनको उनके पैतृक आवास बल्लीपुर लाया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए देवमणि और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उधर अमेठी में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का दावा हवाई साबित होता हुआ दिख रहा है। हाल ये है कि पिछले कई दिनों से जिले में मरीजों को दवा, मास्क, सैनिटाइजर और इन्हेलर के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। मेडिकल स्टोर के संचालकों का कहना है कि दवाइयां कम मात्रा में मिल रही हैं, इस वजह से दिक्कत आ रही है।
कोरोना महामारी के दौरान अमेठी में जो ग्रामीण क्षेत्रों में मेडिकल स्टोर हैं, वहां पे ग्रामीण किस तरीके से परेशान और बेबस हैं, जब इसका जायजा हम अमेठी के सायगढ़ स्थित एक मेडिकल स्टोर पर लेने के लिए पहुंचे तो मेडिकल स्टोर संचालक ने साफ कहा कि दवाइयों की शॉर्टेज चल रही है। कुछ दवाइयां उनके पास जरूर उपलब्ध हैं। आइए उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थिति है। क्या नाम है आपका? शैलेंद्र कुमार। ये बताइए क्या स्थिति है आपके यहाँ दवाइयों की? दवाइयाँ मिल रही हैं और कम मात्रा में पा रही हैं। जैसे अभी बात करें वेपोराइजर की जरूरत पड़ रही है लोगों को, तो वेपोराइजर आपके यहाँ उपलब्ध है? नहीं, हमारे पास नहीं उपलब्ध है। और ऑक्सीमीटर? ऑक्सीमीटर था, खत्म हो गया, मंगाए, ऑर्डर दिए हैं। थर्मामीटर की बात करें तो? थर्मामीटर खत्म है इसमें। कोरोना की जो दवाइयाँ हैं उनमें से कितनी दवाइयाँ आपके पास हैं? कुछ दवाइयाँ मिल जाएंगी इसमें। कुछ दवाइयाँ मिलेंगी, जैसे पैरासीटामोल को लेकर और इस तरीके की दवाइयाँ जो आपकी। पैरास्टामॉल मिल जाएगा, आइवरमेक्टिन मिल जाएगा, एजिथ्रोमाइसिन मिल जाएगा। कितनी मात्रा में दवाइयाँ आपके पास उपलब्ध हैं? नॉर्मल बेस में स्टॉक उपलब्ध है, कुछ थोड़ा बहुत है, बहुत नहीं, अधिक है मात्रा मतलब। नहीं तो पीछे से दवाइयाँ आपको मिल रही हैं बराबर? नहीं, बराबर नहीं मिल रही है, बराबर नहीं मिल रही है। तो देख रहे हैं आप, इनका साफ तौर से कहना है कि जो दवाइयाँ इनके पास उपलब्ध हैं वो दवाइयाँ ये दे रहे हैं मरीजों को या फिर तीमारदारों को। जो दवाइयाँ इनके पास नहीं हैं उनको आगे के लिए बोल रहे हैं कि आप कहीं और से खरीद लीजिए, क्योंकि इस समय आपको अपना मरीज बचाने की ज़रूरत है। क्योंकि दवाइयों की किल्लत सिर्फ अमेठी में ही नहीं बल्कि पीछे से ही ऑर्डर हालांकि ये पूरा लिखवा रहे हैं, लेकिन दवाइयों के शॉर्टेज के चलते इनको दवाइयाँ पूरी मात्रा में नहीं मिल पा रही हैं। पप्पू पांडे, न्यूज़ 18 अमेठी। सीएम योगी की टीम 9 के साथ बैठक हुई है। टीम 9 की बैठक में सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं, अगले सोमवार से 11 और जिलों में टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। 18 से 44 साल वालों का वैक्सीनेशन होगा। प्रभारी मंत्री को केंद्र पर रहने के निर्देश भी सीएम योगी की तरफ से दिए गए हैं। ऑफिस में 50% लोगों के साथ काम किया जाए। टीम 9 की बैठक में सीएम योगी ने ये निर्देश दिए। सभी सरकारी और निजी ऑफिस के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। बीमार दिव्यांग कर्मचारी को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी जाए। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को भी वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी जाए। ये निर्देश टीम 9 के साथ बैठक में सीएम योगी की तरफ से दिए गए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लखनऊ में पॉजिटिविटी रेट काफ़ी कम देखने को मिल रही है, जिसका बाकायदा ग्राफ भी जारी कर दिया गया है, जिसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। आज लखनऊ में पॉजिटिविटी रेट 10 से नीचे आ चुकी है, जबकि 18 अप्रैल को ये रेट 30 के पार पहुंच गई थी। यानी लॉकडाउन और सख्ती का असर लखनऊ में अब देखने को मिल रहा है। और कोरोना वायरस देश में रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। देश में बीते 24 घंटे में 4,14,188 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना से 3,915 मरीजों की मौत हो गई है। देश में तीसरी बार ऐसा हुआ है जब कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 4 लाख से अधिक हुई है। सरकारों की सख्ती के बाद भी कोरोना के मामले कम नहीं हो रहे हैं। और कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के साथ वर्चुअल बैठक की। बैठक में कोरोना काल में चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सोनिया ने कहा कि महामारी के चलते लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। मोदी सरकार ने कोरोना की चेतावनी को नजरअंदाज किया, जिससे आज देश में ऐसे हालात बन गए हैं। और इस बीच एक दुखद खबर आ रही है। वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह का निधन हो गया है। कोरोना से शेष नारायण सिंह का निधन हो गया है। ग्रेटर नोएडा के जिम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली है। कि दुखद खबर हम आपको बता रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह का निधन हो गया है। कोरोना संक्रमण के चलते उनको जिम्स ग्रेटर नोएडा में भर्ती करवाया गया था, जहाँ उनका इलाज चल रहा था। और इस बीच ये जानकारी सामने आई है कि उन्होंने हॉस्पिटल में ही अब से थोड़ी देर पहले अंतिम सांस ली है। वरिष्ठ पत्रकार, देश के जाने माने पत्रकारों में उनका नाम शुमार है। न्यूज़ 18 के साथ भी लंबे समय तक वो जुड़े रहे, तमाम बड़े मसलों पर अपने विचार रखते रहे। लेकिन कोरोना संक्रमण काल में ये दुखद खबर सामने आई है, शेष नारायण सिंह का निधन हो गया है। बीते कई दिनों से जिम्स में उनका इलाज चल रहा था और आज उन्होंने अंतिम सांस ली है। और उनके निधन पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर शोक व्यक्त किया है। पीएम ने अपने ट्वीट में क्या लिखा है वो हम आपको बताते हैं। वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह जी का निधन अत्यंत दुखद है। पत्रकारिता जगत में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए वो हमेशा जाने जाएंगे। दुख की इस घड़ी में उनके परिजनों के लिए मेरी संवेदनाएं। ओम शांति।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शेष नारायण सिंह जी के निधन पर ट्वीट किया है। अपने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है उन्होंने, वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह जी का निधन अत्यंत दुखद है। आपका संपूर्ण जीवन जनपक्षीय पत्रकारिता को समर्पित रहा। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने परम धाम में स्थान व शोकाकुल परिजनों को ये दारुण दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह जी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट किया है, वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह जी का निधन अत्यंत दुखद है। शोकाकुल परिजनों के प्रति संवेदनाएं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दें। भावभीनी श्रद्धांजलि। एक और दुखद खबर रायबरेली से है, जहां पर सलोन से विधायक का निधन हो गया है। बीजेपी के विधायक दल बहादुर कोरी का निधन हो गया है। कोरोना से विधायक दल बहादुर कोरी का निधन हुआ है। विधायक के निधन पर सीएम योगी ने शोक व्यक्त किया है। परिजनों के प्रति सीएम ने संवेदना जाहिर की है। लखनऊ के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। 1 हफ्ते से अस्पताल में उनको भर्ती करवाया गया था और आज इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। विधायक दल बहादुर कोरी के निधन पर सीएम योगी ने शोक व्यक्त किया है। अपने ट्वीट में सीएम ने क्या लिखा है वो हम आपको बताते हैं। सलोन रायबरेली से बीजेपी के विधायक श्री दल बहादुर कोरी जी का निधन अत्यंत दुखद है। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें और शोकाकुल परिजनों को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति। और एक बड़ी खबर कुशीनगर से है। जिला अस्पताल में बदइंतजामी देखने को मिली है। बेड की कमी के चलते जमीन पर कोरोना मरीजों का इलाज करवाया जा रहा है। जमीन पर लिटाकर मरीजों का इस वक्त इलाज चल रहा है। जमीन पर लेटकर ऑक्सीजन ले रहे हैं गंभीर मरीज। अस्पताल के अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। सरकार के निर्देशों के बाद भी यहाँ पर ये लापरवाही बरती जा रही है। कुशीनगर से तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए कैसे अस्पताल में फर्श पर लेटकर ये मरीज ऑक्सीजन ले रहे हैं। बदइंतजामी यहाँ पर देखने को मिल रही है और हैरानी की बात यह है कि अधिकारी इसका संज्ञान नहीं ले रहे हैं। इन समस्याओं की तरफ अधिकारियों का ध्यान नहीं जा रहा है। सरकार के तमाम निर्देशों के बावजूद यहाँ पर ये लापरवाही देखने को मिल रही है। और कानपुर में कोरोना काल में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। रेल बाजार थाना क्षेत्र में मेडिकल स्टोर संचालक एमआर के साथ मिलकर इस गिरोह को चला रहा था। ये रैकेट एक रेमडेसिविर इंजेक्शन को 35 से 40 हज़ार में बेचता था। जानकारी के बाद पुलिस ने ग्राहक बनकर जाल बिछाया और कार्रवाई करते हुए मेडिकल स्टोर संचालक के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 9 रेमडेसिविर इंजेक्शन, 26 ऑक्सीमीटर, 1,52,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक ये लोग उपकरणों और दवाओं की कमी बताकर इन्हें 10 गुने दाम पर बेचने का काम कर रहे थे। गणेश मेडिकल स्टोर के मालिक सीताचरण के द्वारा उनके मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अंशु और एक एजेंट अमरीश के द्वारा ये रेमडेसिविर को ब्लैक मार्केटिंग में 35 से 40 हज़ार रुपये में बेचा जा रहा था। पुलिस को इसकी सूचना मिलते ही एक ट्रैप रचा गया और पुलिस के द्वारा एक व्यक्ति को भेजा गया जिसने इनसे ये 35 हज़ार में रेमडेसिविर खरीदा। उनसे पूछा गया तो गणेश मेडिकल स्टोर के मालिक सीताचरण के द्वारा ये इनको कई दिनों से इस तरीके का रेमडेसिविर प्रोवाइड किया जा रहा था और ये ब्लैक मार्केटिंग करके बेच रहे थे। इनके पास से अभी तक बेची गई इंजेक्शन की में से 1.5 लाख रुपए की भी रिकवरी भी हुई है। और बात करते हैं मिशन संजीवनी की। कोरोना की दूसरी लहर सितम ढा रही है और ऐसे वक्त में लोगों को वैक्सीनेशन की याद आ रही है। लेकिन शहरों से दूर छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में ये एक उत्सव जैसा है। दूर दूर से वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचकर लोग टीका लगवा रहे हैं। बच जाएगा, खुशी हो रहा है। टीका लगा लिया अभी। भाषा छोड़िए, भाव को पकड़िए। देखिए बूढ़ी माँ कितनी खुश है।
इनकी खुशी को महसूस कीजिए और उसकी वजह भी जान लीजिए। इन्होंने कोरोना का टीका लगवा लिया है। सिर्फ इन्होंने ही नहीं बल्कि दंतेवाड़ा के इस नक्सली प्रभावित इलाके के आधे से ज्यादा लोग टीका लगवा चुके हैं। हमारे उम्र वाले सब लोग लगा रहे हैं। सब लोग लगा रहे हैं। काहे के लिए लगवा रहे हैं? वही कोरोना कारण से टीका लगे रहेंगे तो बच जाएंगे, जान बच जाएगा। न गाजे की जरूरत पड़ी, न बाजे की, न इश्तिहार की जरूरत पड़ी, न प्रचार की। यहाँ तो सिर्फ एक बार समझाने की जरूरत पड़ी। जान बचाने के लिए वैक्सीन जरूरी है, ये बात लोगों को समझ आ गई और हो गया काम। शुरुआत में बहुत दिक्कत आ रही थी। टीकाकरण के लिए वैक्सीन टीका लगाने के लिए लोग डरते थे। अभी समझा के थोड़ा सा लाइन में आ गए हैं। दंतेवाड़ा के इस पूरे आदिवासी इलाके में टीकाकरण को लोग उत्सव की तरह मना रहे हैं। टीका लेने के लिए दूर दूर से लोग पैदल आ रहे हैं। इसकी वजह है प्रशासन के छोटे से बड़े स्तर तक के अधिकारियों और कर्मचारियों की मेहनत, जो अब रंग ला रही है। 25 पंचायतें हैं जो 100% जो है 45 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति जो हैं वो उनका टीकाकरण हो चुका है। तो अपने आप में उदाहरण है। तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी बहुत जागरूक हैं। इस साल अप्रैल की शुरुआत से ही कोरोना ने सिर उठाना शुरू किया और अब कहर बरपा रही है कोरोना की दूसरी लहर। कोई ऑक्सीजन खोज रहा है तो कोई अस्पताल, लेकिन इससे तो कोरोना सिर्फ रुकेगा, हारेगा तो वैक्सीन से ही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।